पापा प्लीज प्लीज पापा, आप सिद्ध की बात मान लीजिए। अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो आप मेरा मुंह नहीं देख पाएंगे पापा। भाई साहब जरा इस नंबर पे फोन लगा देंगे। कोई आईडी प्रूफ है आपके पास? कौन सा प्रूफ? आईडी प्रूफ यानी कि वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इस तरह का कोई प्रूफ है आपके पास? जी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बिना आईडी प्रूफ के आप मुंबई में फोन तो नहीं कर सकती हो? अरे यार, क्यों बूढ़ी औरत को कानून समझा रहे हो? बाहर से आई है, परेशान लग रही है। लाइए आंटी, मैं अपने मोबाइल से आपका नंबर मिला देता हूँ। ये नंबर तो स्विच ऑफ जा रहा है। मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। अरे 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 ओ भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे ये आदमी तो ऐसे चला गया जैसे भूत देख लिया है। बहन जी बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपका? किसका नंबर है ये? जी मेरे बेटे का नंबर है। वो मुझे स्टेशन पे लेने आने वाला था, पर पता नहीं क्यों नहीं आया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अजीत, क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, इस घर की तलाशी लेने आए हैं। हो गया मैडम। जाओ अंदर जाके तलाशी लो। जी। दलजीत, बात क्या है? इस घर की तलाशी क्यों ली जा रही है भाई? ये तो बेचारे सेठ का घर है, हफ्ते भर पहले आया है अपनी पत्नी के साथ। तो आप जानते हैं उसे? फिर तो आपको मालूम होगा कि सिड है कहाँ। भाई, ये लड़का तो बस हफ्ते भर पहले आया था, वो भी अपनी पत्नी के साथ। वो उसकी पत्नी नहीं, मेरी बेटी है। उसने मेरी बेटी का किडनैप किया है। क्या? हाँ। मैडम, अंदर यही मिला है। मैं देखूं। यही है, ये मेरी बेटी के कपड़े हैं। जब उसका किडनैप हुआ था ना, तो उसने यही कपड़े पहने थे। लेकिन क्या आपको यकीन है कि इसी लड़के ने आपकी बेटी को किडनैप किया है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। उसने मुझे 25 लाख की रकम फिरौती में मांगी है। 25 लाख की रकम। क्या? 25 लाख? हुक्म? हाँ, 25 लाख। उसने मुझे धमकी दी कि अगर 25 लाख फिरौती की रकम मैंने उसे नहीं दी तो वो मेरी बेटी को मार देगा। बेटी जरा देखना, 71 काजूपाड़ा बस्ती यही पड़ती है। 71 काजूपाड़ा, एड्रेस तो यही है। आप किससे मिलने आई हैं? क्या बात है, ये मेरे बेटे सिद्ध का घर है और पुलिस यहाँ क्या कर रही है? मुजरिमों के घर पुलिस ही आती है, भगवान नहीं आते। मुजरिम? क्या किया है मेरे बेटे ने? 25 लाख के लिए मेरी बेटी का किडनैप किया है। और जब मैंने पुलिस में कंप्लेन की तो उसके बाद वो 3 दिनों से मेरी बेटी को लेकर लापता हो गया है। नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वो इस तरह का लड़का नहीं है। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। माँ जी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ले चलो इन्हें। आप लोग प्लीज समझाइए ना इन्हें। मेरा बेटा ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। आप लोग समझाइए इसे, समझाइए इन्हें प्लीज। मेरा बेटा ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकता। अरे बेटा संभाल के, ये ना बस में बहुत भीड़ होती है और ये ऑटो वालों का नाटक तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ला मुझे दे दो। अरे नहीं अंकल, आप बड़े हैं, मेरे होते हुए आप ये उठाएंगे अच्छा थोड़ी लगता। मैं लेके जाऊंगी बेटा, बस लेके जाती हूँ। ले जाओ। हाँ लेके जाऊंगी। मुझे दे दो ये। ये अंकल मेरा है। ओह, आई एम सॉरी। लेकिन बेटा तुम हो कौन? मैंने तुम्हें कभी इस तरफ देखा नहीं, इसलिए। अंकल मैं सिद्ध हूँ, अभी 2 दिन पहले ही आपके सामने वाले मकान में शिफ्ट हुआ हूँ। यहाँ? जी। ओह, नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि सिद्ध
झूठ बोल रही हैं आप बिल्कुल झूठ बोल रही हैं देवी जी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ दलजीत, माता जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब जरा सोचो, अगर माँ को बेटे के असली ठिकाने का पता होता तो 71 नंबर काजूपाड़ा उसे ढूंढते हुए क्यों जाती? वो सीधे वही नहीं चली जाती जहां उनका बेटा छुपा हुआ है। बड़ी सिंपल सी बात है दलजीत। भाई, बेटे ने माँ को मुंबई शहर में बुलाया, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ना तो वो रेलवे स्टेशन गया माँ को रिसीव करने, और ना ही माँ को उसने अपने दूसरे ठिकाने का पता बताया। हमें ये बताइए कि आपका बेटा सिड यहाँ कब से है, मतलब मुंबई में कब से है? जी वो 2 साल पहले आया था यहाँ नौकरी करने। घर में आपका खर्चा वगैरह कैसे चलता है? डोंट माइंड, मतलब बुरा मत मानिएगा। वहाँ आपकी कोई प्रॉपर्टी तो होगी ही? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी था सिद्ध की पढ़ाई में बिक गया, और एक घर है वो भी गिरवी है। और मकान को गिरवी से बचाने के लिए मेरी बेटी का किडनैप कर लिया। वो एक खुददार माँ का बेटा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गिरी हुई हरकत तो वो कर चुका है देवी जी। एक खुददार माँ का बेटा एक बेटी के मजबूर बाप को इस तरह के एमएमएस नहीं भेजा करते। देखिए पापा प्लीज पापा, आप सिद्ध की बात मान लीजिए। अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो आप मेरा मुंह नहीं देख पाएंगे पापा। 25 लाख रुपए की जगह मैं उसे 50 लाख रुपए दूंगा। पर देवी जी, मेरी बेटी को वापस कर दीजिए। अच्छा, अब बताइए कि आपको क्या कह के सिड ने बुलवाया था यहाँ? जी उसने कहा था कि हमारे लिए कोई खुशखबरी है, और बहुत जल्दी हमारे दिन बदलने वाले हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू करना होगा सर। हर एक बात सिड के खिलाफ जा रही है। आई थिंक ही इज द कल्प्रिट। देखिए सर, ये है ना वो चेहरा। यही वो चेहरा है जिससे मैं मिला। पहचानिए इसे, यही है ना आपका बेटा सिड। एक्सक्यूज मी। हेलो इंस्पेक्टर दलजीत, बहुत परेशान है दया बाबू कि मैंने फोन क्यों नहीं कर। कहां से बोल रहे हो तुम? देखो सिड, रश्मि को हमारे हवाले कर दो। जरा सब्र रखिए इंस्पेक्टर दलजीत, इतनी जल्दी क्या है? मेरी तरफ से दया बाबू से कह दीजिएगा कि उनसे 2 गलतियां हुई। पहली गलती कि वो पुलिस से जा मिले, और दूसरी गलती कि तुम लोगों ने मेरी माँ को पकड़ लिया। अब जो भी कुछ होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। क्या करने वाले हो तुम? थोड़ा बाहर जाकर देखिए, मैंने आप लोगों के लिए एक सौगात भेजी है। क्या हुआ दलजीत? सर, हमें अभी बाहर जाकर देखना पड़ेगा। बाहर? मोरे, खोलो इसे। अरे भाई, मेहंदी तो बहुत अच्छी लगी।
अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। पर सूखी नहीं रही, इतनी देर से लगा के बैठी हूँ। कोई बात नहीं, जब तक ये नहीं सूखेगी मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। लो और खाओ। आराम से। चलिए, गुनहगार चाहे लाख अपने चेहरे पे मासूमियत पैदा कर ले, सच्चाई उसकी आंखों से दिखाई दे ही जाती। तो आपने सिड की आंखों में क्या देखा सर? वेट एंड वॉच दीजिए। ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट से नंबर निकालना ना बिल्कुल आसान काम नहीं है। ओह माय गॉड, हो गया ट्रेस। ये क्या नंबर बताया आपने सिड का? और ये एक मिनट, ये नंबर है। मिल गई डिटेल्स। हाँ सर, ये जो लास्ट आउटगोइंग कॉल की गई है ये नंबर है 981969 और जिस नंबर पर लास्ट एमएमएस किया गया है वो है 9615454। बस सर, इस दोनों कॉल और एमएमएस के बीच में 1 घंटे का अंतर है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद, लास्ट नंबर के बाद कोई आउटगोइंग कॉल, एमएमएस या एसएमएस किया गया सिड के नंबर से? देखो, नहीं सर। इसका मतलब ये हुआ इस आखिरी नंबर के बाद सिड का फोन बंद हो गया। कोई मिस कॉल अलर्ट? कई है, लेकिन एक नंबर वही है जिस पे लास्ट टाइम भी कॉल किया गया है, 9819 वाला। नहीं त्रिशा, तुम ये पता कर सकते हो कि दोनों नंबर किसके हैं? एक तो वो जिस पर एमएमएस किया गया है और एक वो जिस पर लास्ट कॉल किया गया है, क्योंकि इसी नंबर के बहुत सारे मिस कॉल भी तो है ना। मिल गया। क्या? जिस पर एमएमएस भेजा गया है वो नंबर किसी दया बाबू का है। दया बाबू का? और जिस पे लास्ट कॉल था वो विशाल वर्मा का नंबर है। सर, ये विशाल वर्मा सिड का काफी करीबी मालूम पड़ता है, क्योंकि पूरे कॉल डिटेल्स में इसके कई कॉल्स हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसका मिस कॉल में सिर्फ एक ही बार नंबर है, वो भी 3 दिन के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम विशाल तक पहुंच जाएं तो सिड के बारे में पता करना आसान है। क्यों? नहीं सर, इतनी आसानी से वो हमारे हाथ नहीं आएगा। बहुत शातिर है वो। जिस फोन बूथ से उसने हमारे पुलिस स्टेशन में फोन किया, मैं वहां खुद जाकर आई। वो सिड नहीं था। तो फिर कौन था? पता नहीं, पर उसने बूथ वाले को पीटा और अपना आईडी प्रूफ भी नहीं दिखाया। मुझे लगता है उसने अपना हुलिया बदल लिया। अरे तुम ये कैसे कह सकती हो? क्योंकि हम पुलिस वाले हैं और हम मुजरिम के दिमाग को पढ़ सकते हैं। और आप ही बताइए ना सर, ये महज एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना कि जो हुलिया आपने मुझे सिड का बताया वो फोन करने वाले के हुलिये से बिल्कुल ऑपोजिट था। लाइक उसकी मूछें हैं और उसने स्पेक्स नहीं ग्लेयर्स पहने हुए थे। तो सिंपली हमें धोखा दे रहे। फिर तो सिड तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, विशाल। कौन विशाल? पुलिस वाली हो ना, खुद पता कर लो। सर, ये मैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे विशाल को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हूँ। अगर उसने एक्सेप्ट कर ली तो समझिए वो हमारे जाल में फंस गया। ट्राई। उसने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। ही इज ऑनलाइन।
सस्पेंस क्रिएट कर रही हो? कुछ बताओगी क्या हो रहा है? मैंने उसे चैटिंग के दौरान अपना सेल नंबर दिया था। अब देखना यह है कि कॉल आता है या नहीं। Guess what? कॉल आ गया। हेलो। हाय त्रिशा। So, what's up? नथिंग, जस्ट टाइम पास। कितने लकी हो यार, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता टाइम पास करने के लिए। इसका मतलब इनडायरेक्टली तुम मुझे सिग्नल दे रही हो कि अगर मैं तुमसे मिलना भी चाहूँ तो नहीं मिल सकती, क्योंकि तुम्हारे पास तो बिल्कुल टाइम होता ही नहीं है। नहीं नहीं, नॉट दैट। तो क्या हम मिल सकते हैं? कहते हैं खामोशी के पीछे हाँ छिपी होती है। क्या मैं इस खामोशी को हाँ समझूं? तुम मेरे ऑफिस के पास आ सकते हो? हाँ, जाओ तुम जाओ। ठीक है, तो पवई लेक के पास 4 बजे, राइट? राइट। ओके, बाय। यस। कितने कॉल आ रहा है? जिंदा है, जिंदा। व्हाट? मैं अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ। पता नहीं, उसका ये ब्रेसलेट मेरे हाथ में आ गया। एक सेकेंड, इसमें तो कुछ लिखा हुआ है। हाँ, देखो, सिट। ओके ओके डॉक्टर, ओके, थैंक यू। त्रिशा, क्या कहा डॉक्टर ने? सर, कुछ नहीं कहा जा सकता। वो कह रहे हैं कि उसे अभी भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखा हुआ है। ईश्वर, विशाल जल्दी से ठीक हो जाए ताकि रश्मि को इंसाफ मिल सके। लेकिन दलजीत नहीं आई अभी तक। अरे आज तो रश्मि की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने वाली थी सर। आ गई रिपोर्ट। रिपोर्ट के हिसाब से तो ये केस और भी बिगड़ गया। ये तुम कैसे कह सकती हो? सर, रश्मि की मौत 3 दिन पहले ही हो चुकी थी। क्या कह रही हो तुम? जिस दिन उसकी डेड बॉडी पुलिस स्टेशन में पहुंचाई गई, उससे 3 दिन पहले ही उसकी हत्या हो चुकी थी। हत्या ही हुई है, ये तुम कैसे बोल सकते? ये मैं नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है। क्योंकि जो उसके सिर पे चोट के निशान हैं, वो या तो किसी रॉड या मजबूत लकड़ी से किए गए हैं। तो निशान बिल्कुल सीधे हैं, इसलिए ना ही एक सुसाइड है और ना ही एक्सीडेंट। ये देखिए साहब, रश्मि की लाश जिस दिन पुलिस स्टेशन में लाई गई थी, ये कपड़े पहने हुई थी वो। अरे अरे मतलब उसका मर्डर उसी दिन हुआ है जिस दिन ये वीडियो क्लिप बनाई गई है। हाँ, हत्या उसी दिन की गई जहाँ ये वीडियो क्लिप बनाया गया। लेकिन सर, ये कैसे पता चलेगा कि हत्या उसी जगह हुई थी? दलजीत, अरे घटनास्थल ही मौके वारदात का चश्मदीद गवाह होता है। बस उसे एक डिटेक्टिव की नजर से देखना जरूरी होता है।
ना ये जगह का पता कैसे लगाया जाए जहां कहाँ ये वीडियो क्लिप बनाया गया था। स्टॉप दलजीत, स्टॉप। बैक बैक बैक, प्ले। बस बस। कम ऑन गर्ल्स, अब केस हमारी मुट्ठी में है। जगह तो यही लगती है। दिशा, हाँ? तुम इस जगह खड़ी हो जाओ, यहां, ठीक है? जहां रश्मि खड़ी थी। इसका मतलब है रश्मि की बात अधूरी रह गई। उन दोनों के अलावा किसी तीसरे आदमी के होने का अंदेशा है। वो आदमी जिसने बीच में ही ये वीडियो रिकॉर्डिंग रोक दी थी। पर ऐसा कौन होगा? कौन होगा वो? त्रिशा, क्या हो गया? लगी तो नहीं? नो नो नो, फाइन फाइन। मोबाइल? लेकिन ये तो बंद है। शायद इसकी बैटरी गई होगी। त्रिशा, तुम एक काम करो, तुम इसे ले जाओ और इसे जो भी इंफॉर्मेशन मिले उसे कलेक्ट करो। मुझे और दलजीत को रश्मि की प्रार्थना सभा में जाना है। भले ही आंखों में आंसू ना हो, लेकिन दर्द दिखाई देता है। रश्मि कौन लगती थी तुम्हारी? बहन थी मेरी। कमाल है, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं कभी। मतलब वो तो काफी दिनों से मिसिंग थी। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ ना, मैं पुणे में रहता हूँ और आज ही आया। और अच्छा, आज ही आई। हेलो, क्या? कैसे? लेकिन कब हुआ? ओह माय गॉड। क्या बात है? सर, हॉस्पिटल से विशाल के बारे में खबर आई थी। क्या? हेलो त्रिशा, कुछ पता चला? यस सर। सर, वो मोबाइल फोन तो रश्मि का ही है और उससे एक अहम सबूत भी मिला है। क्या? तुम उसी जगह पहुंचो, हम लोग भी वहीं पहुंच रहे हैं। ओके? डन। दया बाबू, वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। पाप ही अपने पाप को कभी छुपा ही नहीं सकता। वो घड़ी आ गई है जब अपनी रश्मि को इंसाफ मिल जाए। आप क्या कह रहे हैं बागली साहब? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। दया बाबू, विशाल जो कि इस केस का अहम गवाह है, बच गया है और डॉक्टर कह रहे हैं कि बस बहुत जल्दी वो अपना बयान दे देगा। एक बार उसका बयान आ गया ना, तो रश्मि के कातिल को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। मुर्दों को मारना मर्दानगी नहीं कहलाती, सिद्धेश्वर कुमार। ओ, तुम ही हो विशाल के हत्यारे।
पता तो हमें तभी चल गया था कि तुम ही वो हत्यारे हो, जब दलजीत ने तुम्हारे हाथ पे वो खरोच के निशान देखे। उसके हाथ में जो निशान है बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। उस दिन जब ब्रेसलेट मेरे हाथ में आ गया था तो मेरे नाखून के निशान उसको लग गए थे। ये हाथ पे निशान कैसे है तुम्हारे? जी वो मैं बिल्लियां पालने का शौक रखता हूँ, तो कल एक बिल्ली ने पंजा मार दिया। लेकिन हम तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। ऐसे विशाल की मौत 2 घंटे पहले हुई। आइए आइए दया बाबू, आइए। देखिए दया बाबू, आपको अपने बेटे की कातिल की तलाश थी और हमें विशाल के कातिल जो आपके सामने खड़ा है, सिद्धेश्वर। दलजीत, इसके मूछें निकालो। ये देखिए, अब सवाल उठता है ये कि विशाल की हत्या सिद्धेश्वर ने क्यों की? मना किया था मैंने से, मना किया था कि कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाए, लेकिन नहीं, ये लड़की के चक्कर में पड़ के मेरी सारी प्लानिंग खराब कर देना चाहता। मुझे पता था कि इसे ट्रैप किया जा रहा है, इसलिए इसे मारने के सिवाय मेरे पास कोई दूसरा चारा ही नहीं। सिद्धेश्वर जी, एक बात समझ में नहीं आई। जो आपकी बहन का कातिल है, उसका बेस्ट फ्रेंड, उससे आपकी इतनी गहरी दोस्ती कैसे होगी? दरअसल विशाल मेरा दोस्त कभी था ही नहीं, वो तो सिड का दोस्त था। पापा प्लीज प्लीज पापा, प्लीज आप सिड की बात मान जाइए। अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो मेरा मुंह नहीं देख पाएंगे पापा। तूने दोस्त बनके मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है। दोस्त के साथ गद्दारी की है तूने। सॉरी सेठ, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर। मैंने जो भी किया रश्मि को पाने के लिए किया। कमीने, मार दे उसे। भैया नहीं मारो। और मैंने उसे सिर्फ यूज किया, अपने मतलब पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया उसे। बहन जी, संभालिए। दिशा, संभालिए संभालिए अपने आप को। तो आपकी बात से ये तो पता चल गया और ये बात साफ हो गई, सिड और विशाल की हत्या तुमने की। रश्मि की हत्या किसने की? रश्मि की। उसे भी मैंने ही मार डाला, खत्म कर दिया उसे। मेरी बहन एक नाले के कीड़े से प्यार करे, उससे शादी करे, ये मुझे कतई मंजूर नहीं था। बात अगर हमारे समाज में फैल जाती तो लोग हमारे मुंह पर थूकते, बदनामी हो जाती हमारे खानदान की सारी। खत्म कर दिया उसे। 2 बूंद आंसू इसके लिए भी बहा दीजिए। ये आखिर आपके लड़के ने खानदान की प्रतिष्ठा बचाई है। मेरी कहानी खत्म हो गई, खत्म हो गई मेरी कहानी। रुकिए दया बाबू, कहानी खत्म नहीं हुई है अभी। हमने तुझे बचपन से कितना सिखाया, कितना समझाया, पर तेरे कान में जू तक नहीं रहेगी। हमारी नाक हमारी बेटियों की उम्र से कहीं ज्यादा लंबी है। जब तूने हमारे नाक की परवाह नहीं की तो हम तेरी उम्र की परवाह क्यों करेंगे? तूने हमारे खानदान की इज्जत, मान मर्यादा सब मिट्टी में मिला दी। बाबू, आपके बेटे ने तो आपके गुनाह को छुपा दिया, लेकिन आपकी बेटी ने आपको
माफ नहीं किया। मोबाइल की जिस वीडियो क्लिप जो कि रश्मि आप तक पहुंचाना चाहती थी ताकि आप उसके और सिड के संबंधों को स्वीकृति दे सके, उसी वीडियो क्लिप को आप सिड के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे उसे गुनहगार साबित करने के लिए। लेकिन उसी क्लिप ने आपके गुनाह को साबित करने के लिए हमारी मदद की। दरअसल उस क्लिप में हमें एक ऐसा निशान मिला जिसके आधार पर हमें उस जगह का पता लगा जहां ये वीडियो क्लिप बनाई गई। ये तो प्रार्थना सभा में त्रिशा ने हमें ये बताया कि ये मोबाइल रश्मि का है, और जब आप लोग वो सब कांड कर रहे थे उस वक्त इत्तेफाक से रश्मि का ये मोबाइल कैमरा ऑन था। बोल क्या करो? खत्म कर दे इसे। हाँ, मैं। हमारी नाक हमारी बेटियों की उम्र से कहीं ज्यादा लंबी है। तूने हमारे खानदान की इज्जत, मान मर्यादा सब मिट्टी में मिला दी। नहीं पापा, हम तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने मारा अपनी बेटी को, मैंने मारा, क्योंकि एक खानदान की नाक ऊंची करने में पीढ़ियां लग जाती हैं और एक बेटी को अपने खानदान की नाक कटवाने में एक पल भी नहीं लगता। ऐसी बेटी को जीने का हक नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, और मैंने ही मारा उसे। दिलजीत, अरेस्ट कर लो इन्हें। Share, like and subscribe our DigiTube.